तो भाइयों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चेन युआन अमीरों की इस खतरनाक चैरिटी ऑक्शन में घुसता है और अपने पैसों की ताकत सबके सामने जमकर दिखाता है। नीलामी में एक खास पियानो की बोली शुरू होती है और तभी चेन युआन सीधा 200 मिलियन की बोली लगाकर सबको हक्का बक्का कर देता है। लेकिन मजा तो तब आता है जब अचानक से एक रहस्यमयी लड़की सामने आती है और बोलती है 210 मिलियन। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है जो चेन युवान जैसे शख्स को ओपन चैलेंज कर रही है। वो सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार बोली बढ़ाकर उसे टक्कर देने की कोशिश कर रही है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या चेन युवान इस लड़की को उसकी औकात दिखाएगा या फिर ये लड़की सच में उसके लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आई है। उसने उसे फायर ग्रुप की उत्तराधिकारी और कई गेमिंग उद्योगों की मालकिन के रूप में पहचाना। फिर उसने बोली बढ़ाकर 300 मिलियन कर दी और उसने इसे 310 तक बढ़ा दिया। उसने उसे कड़ी नजर से देखा और बोली 500 मिलियन तक बढ़ा दी। सभी बूढ़े रो रहे थे, यहां तक कि नीलामकर्ता भी इस बच्चे से नाराज था। फिर उसने पूछा कि क्या कोई मिस्टर सिगरेट की पेशकश से अधिक देगा। वस्तु उसे बेच दी गई और वह आग बबूला थी। उस आदमी ने शहर की परोपकारिता का इतने उदारता से समर्थन करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। फायर ग्रुप की महिला ने स्वीकार किया कि वह हार गई है, लेकिन कहा कि केवल दिखावे के लिए एक पियानो खरीदना बिना जाने बजाना मूर्खता थी। चेन युआन ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों सोचा कि वह नहीं खेल सकता। वह खड़ा हुआ और कहा कि आप संगीत वाद्य यंत्र पर प्रदर्शन करेंगे। बेशक वह बदमाश आत्मविश्वासी था, क्योंकि उसके पास 60 वर्षों की महारत थी। जैसे ही उसने खेलना शुरू किया, लड़कियों ने आंसू पोंछ दिए। इस बार वे सचमुच अपनी आंखों से रोईं। उन्होंने कहा कि उनका संगीत उनके कानों के लिए अमृत था। हॉल में हर कोई प्रभावित हुआ, अपने जीवन को याद करने लगा। अब चू युमो, जिसके पास कुछ पेशेवर तकनीकें भी थीं, वह उससे जुड़ना चाहती थी। चेन युआन ने देखा कि वह उसे पसंद करने लगी है। हालांकि वह अनाकर्षक लग रहा था और सीधे सीधे कहा कि वह अपना फोन भूल गया है। लेकिन इस मनोरोगी को ठुकराया जाना पसंद था और उसने 30 और अंक हासिल कर लिए। वह सोच रहा था कि इन दिनों उसे केवल पागल लोग ही क्यों मिल रहे हैं। उसने अपने हाथ बढ़ाए और कहा कि यह मायने नहीं रखता कि वह भूल गया है, वह बस उसे अपना नंबर दे सकता है और वह उसे लिख लेगी। उसने माफी मांगी और कहा कि उसकी याददाश्त खराब है। उसने कहा कि वह उसका नंबर पता लगाने के लिए किसी को भेजेगी। फिर वे दोनों एक दूसरे को घूरते हुए खड़े रहे। यह महसूस करने के बाद कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, उसने कहा कि वह हार गया है और उसे जोड़ लेगा। उसने कहा कि वह हमेशा से जानती थी कि उसके पास उसका फोन है, लेकिन वह सिर्फ उसके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा था। उस पागल लड़की ने सोचा कि अच्छी चीजें कभी आपकी गोद में नहीं गिरती। अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आपको उसके पीछे जाना होगा। उसी क्षण नीलामीकर्ता ने घोषणा की कि वे विफल कंपनियों को बेचेंगे। केनान की आंखें चमक उठीं। उस महिला ने फिर एक स्ट्रीमर कंपनी की घोषणा की, जिसे हाल ही में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था और वह बंद हो गई थी। बोली 50 मिलियन से शुरू हुई, शायद वही जो चेन युआन ने उस मूर्ख को चालबाजी से हरवा दिया था, और उसने तुरंत 60 मिलियन की पेशकश की। हमारा लड़का भ्रमित था कि कोई भी उससे प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करना चाहता था। हालांकि हर कोई एक ही बात सोच रहा था, यह कमीना मूल्य को 3 गुना कर देगा। प्रस्तुतकर्ता ने कहा कि मिस्टर चेन युआन इस जगह से सब कुछ लेने की कोशिश कर रहे थे। क्या कोई पेशकश करने को तैयार नहीं था? उसने हथौड़ा 3 बार मारा और वह बिक गया। फिर उसने घोषणा की कि उसे उम्मीद है कि मिस्टर चेन युआन इस कंपनी का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और इसे इसकी पुरानी महिमा बहाल कर सकते हैं। हालांकि वहां मौजूद एक व्यक्ति को चेन युआन के बारे में जानकारी मिली थी और वह उसके चेहरे से वह मुस्कान उतारने के लिए उत्सुक था। वह कमरे के कोने में गया और किसी को बताया कि इस बच्चे को नीचे गिराने के लिए उसे सभी विवरण दे। उसने पता लगाया कि हमारा लड़का 21 साल का था और हुवाई प्रांत से आया था। उसके माता पिता संतरे इकट्ठा करते थे और उनका एक तालाब था। उन लोगों ने उसके हाई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक के सभी स्कूलों को देखा, लेकिन हैकर ने खुलासा किया कि जिस बैंक खाते का वह उपयोग करता था वह एक वैश्विक वीआईपी प्रकार का था। दुनिया में 50 से कम लोगों की उस प्रकार के कार्ड तक पहुंच है, जिसका उपयोग आमतौर पर देशों के बीच लेन देन के लिए किया जाता है।
बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि यह किस तरह का मजाक था। एक खेत के लड़के के पास एक ऐसा कार्ड था जो केवल देश के नेताओं के पास होता है। उसे यकीन था कि यहां तक कि हैकर की जानकारी में भी हेरफेर किया जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि चेन युआन के पास सरकारी रिकॉर्ड को भी बदलने के लिए पर्याप्त प्रभाव था और उसने हैकर को इस खतरनाक आदमी की जांच बंद करने के लिए कहा। ओगी ने उस आदमी को चेन युआन की जांच करते हुए देखा और कुछ ऐसा पता चला जिससे वह डर गया। उसने सोचा कि क्या चेन युआन वास्तव में एक गुप्त परिवार का वंशज था। हालांकि वह आदमी एक गप्पी था, एक ऐसी बूढ़ी औरत की तरह जिसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था, और खबर फैलानी शुरू कर दी। जल्द ही हर कोई सोचने लगा कि युआन गुप्त शिन परिवार से आया है, जो चीन भर के 4 छिपे हुए परिवारों में से एक है जिसका दुनिया भर में प्रभाव है। वे लोग मूर्खों की तरह बड़बड़ा रहे थे कि दुनिया एक तूफान का सामना करने वाली है। यहां तक कि होसन भी असहज था और कह रहा था कि केवल एक राजवंश के पास ही इतना वित्त हो सकता है। इस बीच चेन युआन घूम रहा था और सोच रहा था कि यह अफवाह किसने फैलाई, क्योंकि उसके पिता तो सिर्फ एक फल विक्रेता थे। लेकिन उसी क्षण हमारा लड़का घिर गया। कई लोग उसके आसपास थे। कुछ ने उसे अपने कमरे के नंबर सौंपे, अन्य ने उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया। एक अन्य ने कहा कि वह एक बैकफ्लिप भी कर सकती है और पूछा कि क्या वह देखना चाहता है। हमारा लड़का शर्मा रहा था, यह नहीं जानता था कि क्या करना है। जबकि लोग नाच रहे थे, उसे इधर उधर खींचा जा रहा था। तभी उसने देखा कि गोआन दूर से लहरा रही है और उसे एहसास हुआ कि वह इस स्थिति से उसके लिए बचने का रास्ता है। उसने सभी से कहा कि उसके पास पहले से ही एक नृत्य साथी उसका इंतजार कर रहा है। वह गोआन के पास गया और उससे नृत्य के लिए पूछा। वह शर्मिंदा थी और सोच रही थी कि क्या उसे मना कर देना चाहिए, क्योंकि वह फायदा उठा सकता है। हालांकि उसने उसे हार दिया था, इसीलिए उसे चेन युआन को नीचा दिखाना असभ्य होगा, और उसने अनमने ढंग से सहमति व्यक्त की। उसने उसे अंदर खींच लिया और कहा कि वह क्षण का आनंद लेना चाहता है, क्योंकि उसने उसके साथ रहने के लिए 18 अन्य को ठुकरा दिया था। उस बदमाश ने नृत्य कौशल में एक विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया। वह भावुक हो गई और कहा कि वह अच्छी तरह से नृत्य करता है और उसका हाथ गर्म था। उसने सोचा कि वह हमेशा उसे हैरान करता है, लेकिन उसे यह अप्रिय नहीं लगा और वह उसे पसंद भी करने लगी थी। लड़का, 5 अनुकूलता अंक हासिल करने के लिए यह सब प्रयास करना, यह कठिन है। हॉल में हर कोई उन दोनों के बारे में बात कर रहा था। शुमो को यह अजीब लगा कि वह उस लड़की के घोटालों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन कम से कम वह खूनी मकड़ियों के उस झुंड से प्रभावित नहीं हुआ। बेशक वह इस बात से नाराज थी कि उसने उसे ठुकरा दिया और गोआन से पूछा। वही मूर्ख आदमी पहले आया और पूछा कि क्या वह उसके साथ नृत्य कर सकता है। उसने उससे दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि उसे बूढ़े पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस बेचारे आदमी को 30 साल की उम्र में बूढ़ा कहा गया और वह कुचल गया। चेन युआन खुश था कि वह इस नृत्य के साथ कम से कम 5 अंक हासिल करने में कामयाब रहा। तभी कोई आया और उसे बुलाया और कहा कि वे उसके जाने से पहले नृत्य करना चाहते हैं। पहले ठुकराया गया आदमी इस बकवास पर भड़क उठा, लेकिन हमारा लड़का बहुत सिग्मा था और कहा कि वह दुर्भाग्य से पिछले नृत्य से थक गया है। उसने कहा कि यह ठीक है और पूछा कि वह उसके बारे में क्या जानना चाहता है। हमारा लड़का ठुकराए जाने के प्रति उसकी लचीलापन से प्रभावित हुआ। चूंकि ऐसा था, उसने सुझाव दिया कि वे कोने में बात कर सकते हैं। वह उसे टोकती रही और पूछती रही कि क्या अभिनेत्री उसकी प्रेमिका है, जिस पर उसने जवाब दिया नहीं। मनोरोगी उत्साहित हो गई, यह सोचकर कि अगर संबंध स्थापित नहीं हुआ है तो उसके पास एक मौका है। फिर उसने पूछा कि क्या वह उस घोटाले के बारे में जानता है जिसमें वह शामिल रही है। उसने कहा कि उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसकी छवि जल्द ही साफ हो जाएगी, क्योंकि वह उसे समर्थन दे रहा था। उसने पूछा कि उसने उस पर कितना पैसा खर्च किया। उसने कहा कि दुर्भाग्य से उसने बहुत कम मांगा, इसलिए उसने केवल कुछ विलासिता वाली कारें, एक हवेली और 2 500 मिलियन की फिल्में दी। चू युमो ने अपने सिर में एक कहानी बनाई, ये सोचते हुए कि चेन युआन धोखा खा रहा था।
ऐसा लग रहा था कि वह अपने कौशल को निखारने के लिए अकेले बड़ा हुआ है और इसीलिए गुआन उसका सारा पैसा निकालने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। फिर उसने चेन युआन से पूछा कि क्या उसे नहीं लगता कि उसकी मांगें बहुत ज्यादा हैं। अनाकर्षक होते हुए उसने कहा कि एक आदमी के लिए एक महिला पर पैसा खर्च करना स्वाभाविक है, इसीलिए उसने 200 मिलियन स्थानांतरित कर दिए। उसने उसे उसकी टाई से पकड़ लिया और कहा कि वह धोखा खा रहा है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने संबंध की पुष्टि भी नहीं की थी। उसने खुद को शांत किया और कहा कि अंत में यह उसका पैसा था, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारा लड़का ने कहा कि उसे इस तरह मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है। हालांकि यूमो केवल यह सोच सकती थी कि एक प्रेमी हमेशा सबसे खराब निर्णय लेता है, यह याद करते हुए कि जब वह पियानो बजा रहा था, उसके लिए बोली लगा रहा था, तो उसने सोचा कि यह अविश्वसनीय था कि इतना प्रतिभाशाली आदमी अभी भी इतना निर्दोष था। अनुकूलता बढ़ती रही और 45 तक पहुंच गई। चेन युआन बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वह सोचती थी कि गोआन द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है, लेकिन उसे कम ही पता था कि अंत में वही जीतने वाला होगा। उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा कि वह अभी तक बड़े भाई के कौशल को नहीं जानती है। वह उसकी ओर मुड़ा और उससे कहा कि वह अब गोआन के बारे में बुरा न बोले, यह कहते हुए कि उसका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह निर्णय लेना चाहती थी। वह तबाह हो गई और गुस्से में जाने के लिए खड़ी हो गई, यह सोचकर कि उसके पास उस अभिनेत्री की तुलना में बेहतर पृष्ठभूमि, उपस्थिति और व्यक्तित्व है। वह प्रेरित होकर चली गई, यह कहते हुए कि चेन युआन को बस इंतजार करना चाहिए, जल्द ही वह उसे भी हासिल कर लेगी, क्योंकि उसे जीवन में हमेशा वह मिलता था जो वह चाहती थी। चेन युआन चिंतित था और कह रहा था कि अगली बार वह इस महिला से जितना हो सके उतना दूर रहेगा। कार्यक्रम के अंत में हर कोई लड़के के साथ संपर्क में रहना चाहता था, जबकि वह अपने फोन पर था। होसन ने एक नए दोस्त जो शोई का परिचय देते हुए संपर्क किया, जो बहुत शर्मीला था, और होसन ने उससे अपना सिर उठाने और मिस्टर सिगरेट से बात करने के लिए कहा। चेन युआन ने पूछा कि जो इतना शर्मीला क्यों था और वह उसे वहां क्यों लाया था। जो ने हकलाते हुए समझाया कि उसका परिवार एक विशाल गगनचुंबी इमारत बेच रहा था। चेन युआन उत्साहित हो गया और उससे विस्तार से बताने के लिए कहा, और जो ने समझाया कि इसमें 10 से अधिक मंजिलें, 1000 वर्ग मीटर प्रति मंजिल और 2 बिलियन का कुल मूल्य था। यहां तक कि होसन भी हैरान था, यह नहीं जानता था कि उसका गोल मटोल दोस्त एक अरबपति था। चेन युआन ने फिर कहा कि उसे जोड़ लें और वह किसी दिन इसकी जांच करने आएगा, जो थोड़ा अजीब लग रहा था, यह सोचकर कि चेन युआन अधिकतम 1 या 2 मंजिल चाहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पूरी चीज चाहता था। टैक्सी में चेन युआन सोच रहा था कि वह 2 बिलियन की इमारत किसे देगा। यह कोई नियमित लड़की नहीं हो सकती, नहीं तो वह ढह जाएगी। यह बहुत उच्च मानसिक लचीलापन वाली कोई होनी चाहिए। टैक्सी तेज हो गई और उसका चेहरा टकरा गया। ड्राइवर बाहर निकला और महिला को रास्ते से हटने के लिए कहा। चेन युआन ने सोचा कि बिंगू वहां क्या कर रही थी। वह पास आई, दरवाजा खोला और हमारे लड़के के साथ अंदर बैठ गई, जिससे हर कोई भ्रमित हो गया। वह ड्राइवर की ओर मुड़ी और उसे गाड़ी चलाना शुरू करने के लिए कहा। बेचारे ड्राइवर के पास कोई विकल्प नहीं था। हमारा लड़का उसकी ओर देख रहा था और सोच रहा था कि वह वहां क्यों थी। बिंगू प्रेरित थी, यह स्नातक होने के बाद उसकी पहली नौकरी थी और वह अपने बॉस को निराश नहीं कर सकती थी। चेन युआन शर्मिंदा था, उससे विनम्र होने की कोशिश कर रहा था, यह सोचकर कि वह अभी अभी उस धिक्कार है यूमो से छुटकारा पाया था और अब मैं सबसे बुरे पर हूं। शेन ने कहा कि वह एक निवेश की तलाश में कार्पफिश ऐप के प्रतिनिधि के रूप में वहां थी। इसके पहले से ही लाखों डाउनलोड थे। शेन ने उसे बीच में ही टोक दिया और पूछा कि क्या वह मदद मांग रही थी। उसने कहा कि इसे उस तरह से देखा जा सकता है, लेकिन यह एक जीत जीत वाली स्थिति थी और उनमें महान क्षमता थी। चेन युआन ने फिर पूछा कि क्या वह उसकी मदद के लिए भीख मांग रही थी। उसने कहा हां, वह मदद के लिए भीख मांग रही थी और उससे रुकने के लिए कहा, लगभग रोते हुए। उसने सोचा कि वह उसे इस तरह अपमानित करने के लिए पैसे का उपयोग क्यों कर रहा था। अब वह बदमाश संतुष्ट था, अंत में वह झुक रही थी, लेकिन वह बिल्कुल जानता था कि उसे क्या नापसंद था, और पास आया
और कहा कि अगर वह कुछ मांगने आई है तो उसे बदले में कुछ पेशकश करनी चाहिए। उसने पूछा कि क्या वह समझती है कि उसका क्या मतलब है। यहां तक कि टैक्सी ड्राइवर ने भी सोचा कि वह एक घिनौना झटका था। हालांकि बिंग ने उसे थप्पड़ मारा और उससे उतरने के लिए कहा, यह कहते हुए कि इसीलिए वह किकी के लायक नहीं था। उसके पास जो 10 अनुकूलता अंक थे वे घटकर 5 हो गए। वह एक तरफ हट गया और कहा कि उसका उसके साथ सोने का कोई इरादा नहीं था, वह सिर्फ उकसा रहा था। लेकिन उसे उसके जैसी ठंडी महिलाएं पसंद नहीं थीं। वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और उसे मजाक करना बंद करने के लिए कहा। हमारे लड़के ने जवाब दिया कि उसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वे केवल 2 बार मिले थे और वह उससे उसकी कंपनी में निवेश करने के लिए कह रही थी। इसके अलावा उसने पिछली बार उसका अपमान किया था और कभी माफी भी नहीं मांगी थी। उसने झुंझलाकर उससे गायब होने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वह अपने ऊपर अपमान लाई है, और टैक्सी ड्राइवर को अभी रुकने का आदेश दिया। लेकिन तभी चेन युआन ने ध्यान दिया, नहीं, उसकी परेशानियां तो अभी शुरू ही हुई थीं। टैक्सी 3 वैन से घिरी हुई थी। दुर्भाग्य से यह महिलाओं का झुंड नहीं था, बल्कि कारों से बाहर निकल रहे अजीब पुरुषों का एक समूह था। वहां अपराधियों का एक गिरोह था जो जाहिर तौर पर उसका शिकार कर रहा था। हमारे लड़के को एहसास हुआ कि रात अच्छी तरह से समाप्त नहीं होगी। बिंगू ने पूछा कि वे क्या करेंगे। उसने जवाब दिया कि वे आत्मसमर्पण करेंगे, और बस। वे लोग उत्साहित थे। यह उस नीलामीकर्ता का विचार लग रहा था जिसने सोचा था कि इतने अमीर व्यक्ति को पकड़ना एक अच्छा कदम होगा। चेन युआन ने कहा कि ऐसे स्नेह के साथ वह वहां हर किसी को फायदा पहुंचाने को तैयार था। उस आदमी ने कहा कि क्योंकि वह इतना सहयोगी था, वह उसे ज्यादा कसकर नहीं बांधेगा। लेकिन तभी उसे गर्दन पर एक लात लगी। वह गिर गया और उसके दोस्तों ने सोचा कि वह किस तरह की लात थी। चेन युआन जानता था कि इस बार वे असली अपराधी थे, न कि हाई स्कूल के बच्चों का एक झुंड। लेकिन उसकी उन्नत मार्शल आर्ट प्रतिभा के साथ यह सिर्फ चेहरे पर घूंसे थे। तभी उनमें से एक को बिंगू को बंधक के रूप में इस्तेमाल करने का विचार आया, लेकिन उसने भी जवाब में लड़ाई की, एक आदमी को चॉक होल्ड में डाल दिया। उस आदमी ने एक दांत खो दिया और सोचा कि वह किस तरह की शापित महिला थी। चेन युआन ने सोचा कि उसका नियंत्रण था, लेकिन उसके शामिल होने से चीजें खतरनाक हो गई थीं। कोई अन्य विकल्प न होने पर उसने उन सभी अंकों को खर्च कर दिया जो वह जमा कर रहा था, 10 शक्ति और संविधान में और 20 चपलता में। अब उसके सिस्टम ने भी कहा कि वह युद्ध के मैदान में अत्यंत खतरनाक होगा। हे भगवान! लाखों घूंसे का प्रदर्शन भयानक था, लेकिन यह हर किसी के चेहरे पर लगा। नेता ने उन्हें बिंगू को फिर से पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन उसने उसे पेट में घुटना मार दिया, यह कहते हुए कि कई पुरुषों को अपनी जगह सीखनी चाहिए। लेकिन तभी उस आदमी ने एक सेब छीलने वाला निकाला। वह उसकी ओर लपका और कहा कि उसे मरना होगा। बिंग डर गई, यह सोचते हुए कि उसका जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन किसी ने उसके हाथ से ब्लेड पकड़ लिया। यह चेन युआन था जिसने कहा कि महिलाओं को धमकाने की आदत शर्मनाक थी। खून फर्श पर टपक रहा था क्योंकि बिंग कांप रही थी, यह महसूस करते हुए कि वह लगभग मर गई थी। चेन युआन ने उस आदमी को लात मारी और उसे अपमानजनक कहा। कुछ ही क्षणों में हर कोई लाल पोखर में पड़ा था। बिंगू खुद से अबोध्य बातें बड़बड़ा रही थीं। फिर वह चेन युआन की बाहों में कूद गई और कहा कि वह लगभग मर गई थी। तभी हमारे लड़के को एहसास हुआ कि बर्फ की चट्टान का एक आराध्य पक्ष था। अब उस बदमाश ने उससे चिंता न करने के लिए कहा कि वह जो कुछ भी उसे चाहिए उसके लिए वहां था। उसने टैक्सी में जो शब्द कहे थे वे सिर्फ एक मजाक थे। वास्तविकता में वह एक अविश्वसनीय लड़की थी। उसने पूछा कि क्या यह सच था और क्या वह वास्तव में ऐसा सोचता था। चेन युआन ने कहा कि वह उस पर भरोसा कर सकती है। वह कार्पफिश कंपनी का भी दौरा करेगा जिसका उसने उल्लेख किया था, क्योंकि उसे उसकी क्षमता में विश्वास था। अब वह सोच रही थी कि चेन युआन अन्य पुरुषों के विपरीत था। वह क्रूर लगता था, लेकिन वह वास्तव में बहुत दयालु था। उसने बेशर्म अभिनय किया, लेकिन अंत में वह एक अच्छा लड़का था, और इतने अविश्वसनीय परिवार से आने के बावजूद उसने उसे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। हमारे लड़के ने कहा कि यह कुछ भी नहीं था, बस एक छोटी सी खरोंच। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने ढेर सारे अनुकूलता अंक हासिल किए जो सीधे 80 पर पहुंच गए।
तभी पुलिस आ गई और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बगल में किसी ने टिप्पणी की कि उन्होंने उसे घंटों तक नहीं देखा था और वह फिर से मुश्किल में था। चेन युआन ने पूछा कि यह व्यक्ति वहां क्यों था। वह चू यूमो थी, जो विस्फोटक दस्ता से एक अधिकारी निकली, हमेशा 2 गोले उड़ाने के लिए तैयार रखती थी। हमारे लड़के ने उन लोगों को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि कुछ लोग डामर पर कंबल ले रहे थे। अधिकारी ने बताया कि एक मर चुका था और 7 गंभीर रूप से घायल थे। यह एक युद्ध का मैदान लग रहा था। शूमो सोच रही थी कि 8 डाकू उसे नीचे गिराने आए थे, लेकिन लड़के ने खेल को पलट दिया। अब वह उत्साहित थी, कह रही थी कि उसके लड़ाई के कौशल को देखते हुए यह इसके लायक होगा। बिंकी को उसे घूरते हुए देखकर उसे यकीन था कि सभी महिलाएं उसे ही देख रही थीं, जिससे वह और ज्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि जब भी वह उससे बात करना चाहती थी तो उसे मुकाबला करना पड़ता था। वह पास गई और कहा कि उन दोनों को हुई हर चीज का ब्यौरा देने के लिए स्टेशन जाना होगा। बाद में सुबह 3 बजे एक अधिकारी ने बिंगशी के पास जाकर उसे बताया कि वह जा सकती है। उसने पूछा कि क्या चेन युआन भी आ रहा है, तो अधिकारी ने समझाया कि दुर्भाग्य से नहीं, क्योंकि चेन युआन का कप्तान द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा था। बिंगशी ने कहा कि अगर ऐसा है तो वह उसका इंतजार करेगी और अधिकारी ने उसे रुकने की अनुमति दे दी। एक अधिकारी को यह अजीब लगा, क्योंकि वह उस लड़के का इंतजार करने के लिए बहुत उत्सुक लग रही थी। कप्तान ने अपने इंटरव्यू के लिए सभी कैमरे बंद करने को कहा। उसने सोचा कि क्या यह खेल कुर्सी पर बैठे लड़के के खिलाफ जा रहा था। चेन युआन सोच रहा था कि चू यूमो क्या योजना बना रही है। किसी ने दरवाजा खोला और उसे कुछ खाना दिया। उसने नूडल्स खाते हुए कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पुलिस अधिकारी होगी। उसने 5 और अनुकूलता अंक, फेवरेबिलिटी पॉइंट्स प्राप्त किए और उसने कहा कि संभावनाएं अनंत हैं। हमारे लड़के को आश्चर्य हुआ कि नूडल्स खाने से अनुकूलता क्यों बढ़ी। फिर उसने पूछा कि हमले का शिकार होने के बावजूद उसे क्यों हिरासत में लिया जा रहा है। वह पास आई और कहा कि ऐसा लगता है कि वह उससे भागने के लिए उत्सुक था, लेकिन यह नहीं भूल सकता कि उसने आज एक जान ली है। उसने उसकी ठोड़ी पकड़ी और पूछा कि बिंगशी के साथ उसका क्या रिश्ता है। शर्मिंदा होकर उसने कहा कि वह उससे एक कंपनी में निवेश के बारे में बात करने आई थी, लेकिन अचानक वह पागल सब कुछ फाड़ने लगी। हमारा लड़का मार खा चुका था और उसने पूछा कि वह क्या करने की सोच रही है। सम्मानपूर्वक उसने एक मेडिकल किट निकाली। अगर तुमने कुछ और सोचा तो यह तुम्हारी गलती है, जाकर मदद लो। फिर उसने उससे कहा कि बकवास सोचना बंद करो, क्योंकि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाली थी। उसका भौंचक्का चेहरा देखकर उसे यह हास्यास्पद लगा कि उसने सच में सोचा कि वह उसका फायदा उठाएगी, और उसने कहा कि वह ऐसी बात कभी नहीं सोचेगा। लेकिन हमारे लड़के ने कहा कि वह बहुत व्यस्त महिला है, इसलिए वह खुद ही इसका ध्यान रखेगा। उसने उससे स्थिर रहने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत अनाड़ी था और खुद को और चोट पहुंचाएगा। हमारे लड़के को एहसास हुआ कि वह दबाया जा रहा है, लेकिन उसने देखा कि वह उसके साथ एक गेम खेल रही थी। उसे अच्छी तरह याद था कि लड़कियों ने अतीत में उसके साथ यह गेम कैसे खेला था। वे पहले देखभाल और ध्यान दिखाती थीं, लेकिन अंत में उसे हमेशा छोड़ दिया जाता था और वह उनके पैर चूमकर खुद को अपमानित करता था। यूमो को एक शैतान के रूप में देखते हुए उसे यकीन था कि यह उसके जैसे सिग्मा आदमी के लिए एक जाल था। फिर वह उठा और उससे दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि वे एक दूसरे को केवल एक दिन से ही जानते थे। यूमो ने पूछा कि वह क्या कह रहा था, जबकि वह तो बस उसे पट्टी बांध रही थी। उसने कहा कि वह नाराज नहीं है, लेकिन उसे यह समझने की जरूरत है कि उसे कोई और पसंद है। वह कवि बन गया, कह रहा था कि जीवन मुलाकातों से भरा है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका समय बीत चुका था। अगर थोड़ा पहले तो शायद उसे मौका मिल जाता, लेकिन अगर वह हर समय अपनी पसंद बदलने वाला व्यक्ति होता तो वह भी उसे पसंद नहीं करती। जाहिर है, इस पागल लड़की पर कुछ भी काम नहीं करता, जो अब सोचती है कि वह शुद्ध रूप से प्यार करता है। वह पागल हो गई और हमारा लड़का सीधे टैक्सी की तरफ भागा, लेकिन ऊपर से वह पागल औरत बस देख रही थी, सोच रही थी कि वह इस लड़के को उन दूसरी शापित औरतों के हाथों कभी नहीं हारने देगी। इस बीच बिंगशी पुलिस स्टेशन पर सो रही थी। जब वह घर पहुंचा तो वह थका हुआ था। दिन गड़बड़ी भरा था और वह बस सोना चाहता था।
हालांकि जब वह अंदर घुसा तो उसे शावर की आवाज सुनाई दी। उसने बीच में एक सिलुएट आकृति देखा और सोचा कि राष्ट्रपति को उसके आत्मनियंत्रण का परीक्षण करना पसंद है। एक देवदूत ने उसे शांत होने को कहा, जबकि एक शैतान ने उसे अंदर जाने को कहा। लेकिन एक अज्ञात लड़की शावर से बाहर निकली, कह रही थी कि वहां बहुत आरामदायक था। उसने चेन युआन को देखा, जो स्तब्ध था, डर गई और मदद के लिए चिल्लाई। थोड़ी देर बाद वह किकी के सामने रो रही थी, कह रही थी कि वह कभी शादी नहीं करेगी क्योंकि उसे देखा गया था। चेन युआन का सब्र टूट रहा था कि वह शावर लेने जा रहा, लेकिन एक दोस्त गुस्से में थी, कह रही थी कि उस रास्कल ने सब कुछ देख लिया है और मेई चुन को माफी मांगनी चाहिए। किकी ने समझाने की कोशिश की कि वह एक अच्छा दोस्त है, लेकिन मेंग मिंग को अजीब लगा कि उसकी दोस्त उस लड़के का बचाव कर रही है और जानना चाहती थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। वह किकी की ओर दौड़ी और उससे कहा कि वह उसके जैसे लूजर, हारने वाले के साथ शामिल होना बंद करे, खासकर अब जब वह ऐसे घर में रहती है और एक स्ट्रीमर है जिसे लाखों मिलते हैं। वह उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ शामिल नहीं हो सकती। शर्मिंदा होकर प्रेसिडेंट ने कहा कि उसकी दोस्त गलत सोच रही थी। किकी ने अपनी सहेली को यह नहीं बताया था कि घर असल में उसका नहीं था, लेकिन मिंग लगातार चिन युआन के बारे में बुरा भला कह रही थी। उसने कहा कि कल एक नीलामी हुई थी और एक आदमी ने बहुत सारा सामान खरीदा था और उसी तरह का आदमी उसके साथ होना चाहिए। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि उनकी एक डिलीवरी है। मिंग ने पूछा कि वह क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह एक पियानो है जो चिन युआन ने खरीदा है। सहेली को यकीन था कि वे कोई पुराना पियानो लाए होंगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर के सामने एक हेलीकॉप्टर था और एक बख्तरबंद गाड़ी में हथियारबंद सैनिकों की एक टुकड़ी, बटालियन आई थी। उन्हें हैरानी हुई कि यह किस तरह का पियानो है। कुछ देर बाद वह पियानो अभी भी ढका हुआ लिविंग रूम के बीचों बीच रखा था। मिंग अब डर गई थी और सोच रही थी कि यह किस तरह का राष्ट्रीय खजाना है। इंतजार करते करते मिंग थक गई और उसने कवर खींचकर हटा दिया। उसकी आंखें पियानो की चमक से चौंधिया गईं। जाहिर है वह क्रिस्टल पियानो था और वह पूरी तरह से अचंभित थी। मिंग ने उसे थपथपाया और महसूस किया कि यह असली है, और सोचने लगी कि क्या उस आदमी के बारे में उसकी धारणा गलत थी। तभी टीवी पर नीलामी की खबर आई, जिसमें चिन युआन को 500 मिलियन से अधिक खर्च करने वाला रहस्यमय करोड़पति बताया गया। बेचारी मिंग को 500 मिलियन की सच्चाई का झटका लगा और वह अविश्वास में थी। किकी मुड़ी और कहा कि उसने पहले ही बताया था कि चिन युआन असाधारण है। तभी किसी ने कहा कि पियानो आ गया है। किकी का चेहरा तब बदला जब उसने हमारे लड़के को चमकते हुए देखा। वह सीढ़ियों से नीचे आया और कहा कि इसमें जितना सोचा था उससे ज्यादा समय लगा। अब वह पागल लड़की सोच रही थी कि वह बहुत हैंडसम है। उसने किकी से पूछा कि क्या उसे यह पसंद है, और किकी ने कहा कि यह कीमती है, शायद बहुत ज्यादा। फिर उसने जिक्र किया कि उसकी एक व्यावसायिक मीटिंग है और पूछा कि क्या वह उसके साथ आना चाहेगी। घर में अपनी सहेली को देखकर किकी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने माफी मांगी और कहा कि वह आज नहीं जा सकती। हमारा लड़का ज्यादा चिंता किए बिना घर से निकल गया। तभी सिस्टम ने मिंग के साथ लिंक को सक्रिय कर दिया, जिसकी शुरुआत 20 पॉइंट से हुई। हालांकि चिन युआन को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे किकी की सबसे अच्छी दोस्त होना चाहिए था। उसे मिंग को यह एहसास कराना होगा कि उसकी सहेली की नजर उसके आदमी पर है। जहां किकी खुशी से संगीत बजा रही थी, वहीं मिंग सिर्फ उसके जैसा हैंडसम लड़का पाने के बारे में सोच रही थी। लेकिन हमारे लड़के को अब खराब संगत में रहना नहीं आता है, इसलिए उसने व्यावसायिक यात्रा पर उसके साथ आने के लिए रुओ को बुलाया। वह नाराज थी क्योंकि वह कई दिनों से गायब था और अब इस तरह के आउटिंग के लिए उसे बुला रहा था। उसने सोचा कि वह हाल ही में दूर दूर रह रहा था और सोचा कि क्या यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस रात कुछ नहीं किया था। पहले से ही गुस्से में उसने कहा कि सभी मर्द एक जैसे लगते हैं, और उसका पक्षधरता स्तर, फेवरेबिलिटी, घटकर 25 हो गया। हमारा लड़का दूर से ही हैरान था कि बिना कुछ किए उसके पॉइंट्स क्यों कम हो गए। आमने सामने वह जानना चाहता था कि वह क्यों पॉइंट्स खो रहा है, और सोचा कि क्या यह इसीलिए है क्योंकि उसने उसे घर से नहीं लिया। लेकिन हमारा लड़का एक सिग्मा होने के नाते
उसने उसकी सारी सोच को नजरअंदाज किया और बस मोटे लड़के को फोन करके किसी को उसे लेने के लिए भेजने को कहा। वह जानता था कि अगर उसने माफी मांगना शुरू किया तो इससे केवल ये व्यर्थ की समस्याएं ही बढ़ेंगी। उसकी योजना इसे एक अच्छे पुराने सिस्टम से हल करने की थी। इस बीच उस इमारत में एक आदमी अपने दोस्त से पूछ रहा था कि क्या यह चिन युआन वास्तव में इतना अद्भुत है। यह मोटे लड़के के पिता थे जिन्होंने पूछा और लड़के ने जवाब दिया कि हां, उस पर भरोसा किया जा सकता है। वह बहुत अमीर बच्चा था। पिता ने कहा कि ऐसा लगता है कि लड़का अविश्वसनीय है और वह उससे मिलने के लिए उत्सुक थे। पास में एक गंजा बुजुर्ग आदमी सुओंग के साथ था जो सोच रहा था कि मिस्टर जुआंग यहां क्यों हैं। सुओंग दिलचस्पी दिखा रही थी और सोच रही थी कि क्या यह आदमी महत्वपूर्ण है। वह एक नई कर्मचारी थी और बूढ़े आदमी ने उसे उस मोहॉक वाले लड़के से सावधान रहने की चेतावनी दी। वह वहां का सबसे अमीर आदमी था। सुओंग जानना चाहती थी कि जिस आदमी ने उसे काम पर रखा वह एक करोड़पति है, तो दूसरा आदमी उससे भी ज्यादा अमीर कैसे हो सकता है। फिर उसने एक जोड़े को बात करते हुए देखा और कहा कि वह व्यक्ति परिचित लग रहा है। क्या यह वही है? उस आदमी ने हमारे लड़के का अभिवादन किया, जिसने कहा कि वह उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए यहां आकर बहुत विनम्र है। तभी बेटा आ गया और कहा कि हर कोई उससे मिलने का इंतजार कर रहा है। हमारा लड़का उत्साहित था और कह रहा था कि वे बहुत विनम्र हैं, जबकि कागजात फर्श पर गिर गए। सुओंग वह सोच रही थी कि उस जगह का मालिक चेन युआन से मिलने क्यों आया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उस जगह को बनने में 9 साल लगे थे और यह बेहद शानदार थी। उस समय 300 से अधिक कंपनियों के वहां स्टोर थे। यह मूल रूप से BAS था, एक पूरा शॉपिंग मॉल जिसमें कई स्टोर, सिनेमा, कराओके और उनकी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। और सबसे ऊपर एक अविश्वसनीय व्यावसायिक क्षेत्र भी था। लेकिन रूयू इन सब का आनंद नहीं ले रही थी। वह सोच रही थी कि वह कमीना उसे बस अपने पीछे चलने के लिए यहां क्यों लाया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वह उसे सारी मंजिलें दिखाएगा और उसने रूयू से पूछा कि उसे इमारत कैसी लगी। उसने कहा कि यह उतनी बुरी नहीं लगती। चेन युआन ने फिर बूढ़े आदमी से कहा कि अगर उसे यह पसंद है तो मुझे भी पसंद है, बस कीमत बताओ और वह इसे खरीद कर उसे दे देगा। उसके पिता ने पूछा कि क्या वह सचमुच पूरी इमारत उसके नाम कर देगा। हमारे लड़के ने कहा, हां, जब तक उसे यह पसंद है कोई समस्या नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि इस नौजवान के दिमाग में क्या चल रहा है। रूयू इसे स्वीकार करने में संकोच कर रही थी। उसने कहा कि यह बहुत ज्यादा है। आखिरकार यह एक पूरी इमारत थी। लेकिन हमारे लड़के ने उसे मनाने की कोशिश की और कहा कि अगर उसके पास यह होगी तो उसे फिर कभी कोई वित्तीय समस्या नहीं होगी। इस समय उसे अपने माता पिता की कंपनी का ध्यान रखना होगा, जिसमें बहुत काम होगा। लेकिन यह इमारत यह सुनिश्चित करेगी कि उसे अब कोई समस्या न हो। अब उसे लगा कि वह समझ गई है कि उसे यहां क्यों लाया गया था और वह सोच रही थी कि क्या उसे राजकुमारी जैसा व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसने 3 अंक प्राप्त किए जो 98 से आगे बढ़ गए। उसने 20 और शक्ति अंक प्राप्त किए। वह चम आदमी बीच में आया और कहा कि सब तय हो गया है। चेन ने घोषणा की कि बेचने की कीमत 2.6 बिलियन थी। उसने अपना ब्लैक कार्ड निकाला और कहा कि अगर कागजात सही हुए तो 2.6 बिलियन थोड़ी देर में उनके अकाउंट में होंगे। थोड़ी देर बाद हर कोई ताली बजा रहा था। एक कॉन्ट्रैक्ट सील हो गया। फिर हमारे लड़के ने कहा कि वह सिर्फ एक निवेशक है क्योंकि असली मालिक मिस रूयू हैं। हर किसी ने उन्हें बधाई दी और वह शर्मा गई, ये सोचकर कि क्या यह एक बॉस की जिंदगी है। इससे उन्हें समझ आया कि उनके माता पिता ऑफिस में रहना इतना क्यों पसंद करते थे। इतना लाड प्यार पाना इतना भी बुरा नहीं था। हालांकि उन्होंने पहले ही अपना एक साइकोपैथिक पक्ष दिखाया, यह कहते हुए कि इतने सारे लोगों को झुकते हुए देखना एक आनंददायक एहसास था। इस बीच बेचारी स्वांग ने पूछा कि इतने सारे लोग क्यों जमा हो रहे हैं। उसकी दोस्त ने उसे बताया कि पूरी इमारत को खरीद लिया गया और 20 साल की एक लड़की को दे दिया गया। स्वांग ने दूर से देखा। दोस्त उससे बात करने गई, लेकिन वह लड़की पहले ही गायब हो चुकी थी। वह बेचारी लड़की कहीं भागी जा रही थी, यह कहते हुए कि यह सब उसका होना चाहिए, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े या उसे कुछ भी करना पड़े। उसने चेन युआन को वापस पाने का दृढ़ संकल्प कर लिया था।
तो भाइयों, इस पार्ट के लिए बस इतना ही। बाकी मजेदार कहानी हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय भाइयों।